नमस्कार छात्रों। कक्षा 11 की प्रथम पाठ्यपुस्तक समाजशास्त्र परिचय में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय चुनने हेतु मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो आज हम प्रथम पाठ समाजशास्त्र एवं समाज पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व छात्रों हमें ये समझना होगा कि समाजशास्त्र विषय हमारे लिए किस प्रकार मदद करता है। यह हमें अपने समाज को व अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ यह हमें बताता है कि हमारा समाज क्यों, कैसे और किस तरह कार्य करता है और हमें प्रश्न पूछने के लिए तैयार भी करता है। समाजशास्त्र व्यक्तिगत समस्या और जनहित के मुद्दों के बीच के संबंध को भी स्पष्ट करता है। तो छात्रों, हम प्रारंभ करते हैं अपना पाठ समाजशास्त्र एवं समाज। समाज जहाँ आप रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह अमूर्त होता है, यानी दिखाई नहीं देता। इसमें सहयोग, संघर्ष, विरोध और प्रतियोगिता पाई जाती है और इसका कोई निश्चित भूभाग भी नहीं होता। संक्षेप में हम कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच अंतःक्रिया होती है तो समाज का निर्माण होता है। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जैसे हम भी लैटिन शब्द सोशियस और ग्रीक शब्द लोगस से मिलकर बना है, जिसमें सोशियस का समाज तथा लोगस का विज्ञान है। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की परिभाषाएं। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र को परिभाषित किया गया है। जैसे मैकाय व पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। हाबाउस का मानना है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। पार्क और बर्गेस के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। वॉर्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि मैक्स वेबर ने इसे मानवीय क्रियाओं के साथ जोड़ा है। इमान दुर्खैम का मानना है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। अब हम छात्र समझते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। अपने समूह की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जाए, इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। रॉबर्ट बी स्टीट का कहना है कि समाजशास्त्र का अतीत अत्यधिक लंबा है, लेकिन इसका इतिहास उतना ही छोटा है। क्योंकि छात्रों, हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र का विषय हमारे जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसके विधिवत रूप में या इस सब्जेक्ट को बनाने में काफ़ी देर हुई। 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की नींव रखी। प्रारंभ में उन्होंने इसका नाम सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी कहा और यही कारण रहा कि इन्हें समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खेम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर का योगदान महत्वपूर्ण है। अरस्तु का एक कथन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसको हम समाजशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। छात्रों, हम समाज से अलग रहकर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। समाज में ही हमारा जन्म, हमारा विकास और हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, या हम कह सकते हैं हम अपनी छोटी सी भी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर रहते हैं और समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही हम एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनते हैं। तो हम कह सकते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल सही बात है। समाजशास्त्री कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। कल्पनाएं मतलब छात्रों सोचना। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है गृहहीनता। हम लोग समझ सकते हैं कि जिसके पास घर नहीं है उसके पीछे कारण है निर्धनता, बेरोजगारी हो सकती है, या फिर रोजगार हेतु किया गया पलायन हो सकता है। लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमें दिखता है कि हमारे समाज में असमानता भी एक कारण है। इसीलिए सरकार इसे जनहित का मुद्दा मानते हुए गरीब एवं गृहविहीन लोगों के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम से उन्हें आवास उपलब्ध कराती है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं और ये सारी समस्या आप लोगों के सामने भी आई होगी। तो सरकार और विद्यालय इसमें क्या करता है, काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को सुलझाता है और इस प्रकार इस जनहित के मुद्दे का सॉल्यूशन करता है। तो जब हम
दूसरे की दृष्टि से अपने समाज को देखें, तब हम समाजशास्त्री कल्पनाएं करने लग जाते हैं छात्रों। अब हम देखते हैं समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं। हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। जब हम विदेश में होते हैं तो हम अपने परिचय भारत की समाज के रूप में देते हैं, और जब हम भारत में होते हैं तो हम अपना परिचय समाज, भाषा, समुदाय, धर्म या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में देते हैं। समाज के लिए समानता और असमानता दोनों ही अनिवार्य हैं। समानता व्यक्तियों में अपनत्व का चेतना उत्पन्न करती है और असमानता के आधार पर परस्पर संबंधों की स्थापना होती है। अमर्त्य सेन के इस उदाहरण को हम देख सकते हैं, जहां वो कहते हैं कुछ भारतीय अमीर हैं, अधिकांश नहीं हैं, कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षर हैं, कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं जबकि दूसरे थोड़े से पारिश्रमिक के बदले कठोर परिश्रम करते हैं, कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते, कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है, कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है जबकि अन्य के प्रति अत्यधिक असम्मानजनक। अब हम देखते हैं कि एक समाजशास्त्री को किस प्रकार का होना चाहिए। पीटर बर्जर का मानना है कि एक समाजशास्त्री को एक जासूस की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार जासूस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्र करता है, उसी प्रकार एक समाजशास्त्री को भी पूर्वाग्रह से रहित होकर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। हाँ, उसे अपने प्रेक्षणों और विश्लेषणों में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है ताकि दूसरों के द्वारा उसके किए गए कार्य की जांच हो सके, और साथ ही साथ समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अब देखते हैं समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। सामान्य बौद्धिक ज्ञान यानी कॉमन सेंस हम कहते हैं, जो उन पर आधारित है जिन्हें हम प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ें देखते हैं और मानते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, जैसे सूर्य का पूर्व से निकलना। हमारी पाठ्यपुस्तक में एक उदाहरण है, गरीबी एक कारण है, जिसको प्रकृतिवादी क्या कहते हैं। उनका मानना है कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं, अपने परिवार का उचित बजट बनाने में योग्य है, या उनमें बुद्धिमत्ता की कमी है, या फिर वो बाहर कार्य करने से डरते हैं। लेकिन एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण देखें तो गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता दिखता है, और इसके साथ दूसरा कारण दिखता है कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद कम मेहनताना भी एक कारण रहा है। अब हम देखते हैं छात्रों, 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा समाज का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। मेंडल के उद्विकास के सिद्धांत के भांति ही समाजशास्त्रियों ने अपने समाज के बारे में बताया कि हमारा समाज शिकारी, टोलियां, संग्रहकर्ता, चरवाहे, कृषक और गैर औद्योगिक सभ्यताओं से होते हुए आज आधुनिक समाज में, औद्योगिक समाज में बदल चुका है। समाजशास्त्रियों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि पश्चिम का समाज ज़्यादा प्रगतिशील व सभ्य था तथा गैर पश्चिमी समाज अशिष्ट एवं कम विकसित था। अब हम देखते हैं वो कौन से भौतिक मुद्दे थे जिनसे समाजशास्त्र की रचना में भूमिका हुई या समाजशास्त्र विषय हमको पढ़ना पड़ा। छात्रों, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यूरोप में या इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति जहां उद्योग धंधों का विकास होता है और अधिकतर कार्य हाथ की बजाय मशीनों द्वारा होते हैं, और औद्योगिक क्रांति पूंजीवाद पर निर्भर थी, और पूंजीवाद जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। और हम ये भी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले इंग्लैंड का समाज भी हमारे भारतीय समाज की तरह गांवों का देश था, और वहाँ का मुख्य पेशा खेती व कपड़ा बुनना था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ बहुत सारी विशेषताएं बदल गई। जैसे रोजगार की दृष्टि से लोगों ने गांव से शहरों की ओर पलायन किया, और जब शहरों में पलायन बढ़ गया तो वहाँ पे एक औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ बढ़ गई, जो कि गंदगी और सफाई के नितांत अभाव वाली जगह बस्तियों में रहने लगा। इससे क्या हुआ, उनके समाज में एक नई प्रकार की अंतःक्रिया हुई, और उन्हीं अंतःक्रियाओं से या उन्हीं समस्याओं को सुलझाने हेतु समाजशास्त्र विषय की आवश्यकता हमको पड़ी। हमसे बार बार पूछा जाता है कि यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि सर्वप्रथम औद्योगिकरण और पूंजीवाद यूरोप में प्रारंभ हुआ, और किस प्रकार वहाँ पे
नई प्रकार की समस्याएं उन पर हम अभी चर्चा कर चुके हैं। तो समाजशास्त्र में भी हम छात्रों दो प्रकार के समाजशास्त्रों का अध्ययन करेंगे, समष्टि समाजशास्त्र और व्यष्टि समाजशास्त्र। समष्टि समाजशास्त्र जिसमें हम बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। वहीं व्यष्टि समाजशास्त्र में हम आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।